नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और आज की बड़ी खबर सीरिया के दमिश्क से, जहां आईडीएफ की बमबारी हुई है। एयर स्ट्राइक में पीआईजे की लीडरशिप खत्म हुई है। पीआईजे के नेता सईद अल मिनावी की मौत की भी खबर इस हमले में आ रही है। हमले में पीआईजे नेता अबू इशाक भी मारे गए हैं और पीआईजे ने नेताओं की मौत की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर, इधर इजरायली सेना के ऑपरेशन का दायरा बहुत बढ़ गया है। इजरायली सेना अब न सिर्फ लेबनान को दहला रही है, बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त हमले कर रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में 48 घंटे से लगातार बमबारी हो रही है। इजरायल लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर रहा है। सवाल यही है कि इजरायल ने दो देशों में अचानक हमले तेज क्यों कर दिए हैं? नेतन्याहू और उनकी सेना का लक्ष्य क्या है? इजराइल के सैन्य अभियान का दायरा बढ़ गया है। नेतन्याहू की सेना लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी दहला रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में 100 घंटे से नॉनस्टॉप बमबारी कर रही है। तो लेबनान से लगती सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त धमाके किए जा रहे हैं। इजरायल की बमबारी से सीरिया की राजधानी दमिश्क भी दहल रही है। सबसे पहले हम आपको विनाश की वो आग दिखाते हैं जिसमें लेबनान की धरती पूरी तरह से जल रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बैरूत में हर 2 घंटे बाद हमले कर रही है। सबसे ज्यादा हमले बैरूत के दाहिया में हो रहे हैं। दाहिया में इजरायल ने एक के बाद एक 4 राउंड बमबारी की। इजरायल की बमबारी से दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गईं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। दाहिया में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी मलबे में बदल दिया। इजरायल के मिसाइल वर्षा से बैरूत के शमा इलाके में भी जबरदस्त तबाही हुई है। बैरूत के तायोने इलाके में भी इजरायल ने एक इमारत को समतल कर दिया। इजरायली एयरफोर्स अब बैरूत में इस तरह से पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इजरायल के हमले में वही इमारत ध्वस्त हो रही है जिसे आईडीएफ टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाके में इजरायल की मिसाइल इस तरह से आकर टारगेट को हिट करती है
और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जा रही है। दक्षिणी लेबनान के दायरे में इजरायल ने एक के बाद एक 4 धमाके किए। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इजरायल लेबनान में 48 घंटे के अंदर 1000 टन बारूद बरसा चुका है। 24 घंटे के अंदर इजरायल के नॉन स्टॉप हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं। लेबनान की तरह ही इजरायली सेना सीरिया में भी जबरदस्त विस्फोट कर रही है। इजरायली सेना लेबनान से लगते सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त हमले कर पुल और रोड को तबाह कर रही है। ये वो पुल और रोड हैं जिनके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी ध्वस्त कर दिया। लेबनान से लेकर सीरिया तक इजरायल हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुट गया है, इसीलिए उसके ऑपरेशन का दायरा बढ़ गया है। दरअसल इजरायल की कोशिश है कि लेबनान इजरायल की शर्तों पर सरेंडर को तैयार हो जाए, लेकिन इजरायल की शर्तें ऐसी हैं जिसे लेबनान के लिए मानना मुश्किल है। लेबनान के सामने युद्ध विराम के लिए इजरायल ने जो शर्त रखी है या जो रखना चाहता है वो इस तरह से है। इजरायल चाहता है कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक के इलाके पर इजरायल या अमेरिका का कंट्रोल हो। सीरिया से लगती लेबनान सीमा पर इजरायल चेक पॉइंट बनाना चाहता है। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने की भी शर्त रखी जा सकती है। इस बफर जोन में नेतन्याहू इजरायली सेना का नियंत्रण चाहते हैं। इजरायल चाहता है कि उसे लेबनान में कभी भी और कहीं भी हमले का अधिकार मिले। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजरायल लेबनान से किसी को भी गिरफ्तार कर इजरायल ले जाने का अधिकार चाहता है। हालांकि लेबनान इजरायल की यह शर्त स्वीकार करेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। इजरायल ट्रंप के भरोसे अपनी ये शर्तें लेबनान से मनवाने की तैयारी में है। दूसरी ओर इजरायल की इन शर्तों के खिलाफ ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने मोर्चा खोल दिया है। खमनेई के विशेष दूत अली लारजनी सीरिया और लेबनान के दौरे पर हैं, जहां वो एक तरफ कूटनीतिक शर्तों का मसौदा बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब हिजबुल्लाह की तैयारी इजरायल में फिदाइन लड़ाकों को दाखिल कराने की है। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन फिदाइन हमलावरों के भरोसे इजरायल के अंदर बड़े ऑपरेशन की साजिश रची जा रही है। दरअसल ईरान ने इजरायल में बड़ी संख्या में अपने जासूस बना रखे हैं। ईरानी गतिविधियों का जो दल लेबनान पहुंचा है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजरायल में एंट्री दिलाने के लिए इन जासूसों का इस्तेमाल कर सकता है। इजरायल को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी है। इसलिए उसने अंडरकवर ऑपरेशन को फेल करने वाली अपनी डूव डेवन यूनिट को एक्टिव कर दिया है। डूव डेवन यूनिट के कमांडो को इजरायल में फिदाइन हमलों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर हिजबुल्लाह जबरदस्त हमला कर इजरायली सेना को उलझा रहा है, ताकि हमलों के पीछे वो इजरायल में आत्मघाती हमलावरों को दाखिल करवा सके।
हिजबुल्लाह के हमले 48 घंटे से बहुत तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। हमले में आईडीएफ के किरियाह बेस को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा बेस को भी टारगेट किया। हमले में इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए। नहारिया में रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमीम में आईडीएफ के हेडक्वार्टर के पास कई धमाके किए। हालांकि हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाहिर है इजराइल और हिजबुल्लाह अपने अपने प्लान के तहत हमले कर रहे हैं, जिससे जंग की आग बहुत खतरनाक हो गई है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बैरूत में कुछ देर पहले भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने बैरूत में 2 राउंड हमले किए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। 26 अक्टूबर को इजराइल का ईरान पर हमला हुआ। इस हमले से होने वाली तबाही को लेकर ईरान से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई। अब सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजरायली हमले में ईरान का एक एटमी रिसर्च सेंटर भी तबाह कर दिया गया था। अब ईरान इजराइल से इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान इस बार इराक और सीरिया के रास्ते इजराइल पर भारी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हो सके। दुनिया ने 2 प्रॉमिस 1 देखा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के तूफान को देखा। उसके कुछ दिन बाद ही इजराइल पर ईरान से फिर मिसाइलों की बरसात हुई। ईरान ने इसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 का नाम दिया। अब उससे भी बड़ी तैयारी है, उससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। टू प्रॉमिस 1 में ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत दिखाई थी। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से शक्ति प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इसके बाद 2 प्रॉमिस 2 में इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट करके हमले किए गए थे। अब सवाल है कि क्या 2 प्रॉमिस 3 में ईरान अपनी सीक्रेट एटमी ताकत दिखाकर दुनिया को चेतावनी देने जा रहा है? ईरान की जैसी तैयारी, जैसा प्लान है, वैसे ही इंतकाम हुआ तो इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के 100 विमानों से हमले का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का है। अमेरिकी एजेंसियों ने ही खुलासा किया है कि ईरान के गुस्से की एक खास वजह है। दावा इन सैटेलाइट तस्वीरों से किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजराइल के हवाई हमले में ईरान का एक सीक्रेट एटमी सेंटर तबाह हो गया।
सैटेलाइट की इन तस्वीरों से दावा है कि जिन इमारतों में एटमी कार्यक्रम पर रिसर्च होती थी, जहां एटमी हथियार बनाए जाते थे, वो नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सर की ताजा तस्वीरों से साफ हुआ है कि अक्टूबर में इजरायल ने ईरान में जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें ईरानी न्यूक्लियर सेंटर को भी निशाना बनाया गया था। ईरान इसके बाद से ही क्रोधित है और वो बदले की तैयारी में जुटा हुआ था। ईरान सिर्फ हमले के लिए हथियारों से तैयारी नहीं कर रहा, ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटा है। मुस्लिम देशों से बार बार एक होने की अपील की जा रही है। हमले से पहले धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी मुस्लिम देशों से एक होकर इजरायल को जवाब देने की अपील की है। हम अंत तक आपसे लड़ेंगे और आपको मुसलमानों के भाग्य पर हावी नहीं होने देंगे। हम बदला लेंगे, इसके लिए इंतजार करें। सिर्फ इजरायल नहीं बल्कि ईरान अब अमेरिका से इंतकाम की तैयारी में है। इजरायल अमेरिका के खिलाफ ईरान से अब इस्लामिक सेना बनाने की अपील की जा रही है। नेटो की तरह ही ईरान ने मुस्लिम देशों की सेना मिलाकर एक नई फौज बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इस्लामिक देशों को एक बड़ी इस्लामी सेना बनानी चाहिए और अमेरिका की साजिशों के सामने खड़ा होना चाहिए। और अगर हर देश इस सेना को केवल एक ब्रिगेड देता है तो इस सेना के गठन के साथ ही दुश्मन पीछे हट जाएगा। ईरान ने इजरायल के हमले से बचने के लिए अपने तेल ठिकानों को खाली कराया था, लेकिन यह पहले ही तय था कि अगर एटमी सेंटर पर हमले किए गए तो ईरान इजरायल के तमाम बड़े सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को भस्म कर देगा। छब्बीस अक्टूबर को ईरान में इजरायल के हमले के दौरान क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजरायली फाइटर जेट के टारगेट पर तेहरान के करीब एक खास इलाका था। यहां इजरायली फाइटर जेट से ईरान के प्राचीन सैन्य कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट ने जिस सैन्य परिसर पर हमला किया, वहां ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भी थी। इजरायल के हमले में तालिगन 2 नामक का एक ठिकाना था, जो एटमी ठिकाना कहा जाता है, उसे भी नष्ट किया गया है। इजरायल के इस हमले की वजह से एटमी मिशन के कई उपकरण नष्ट हुए हैं और रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि प्लास्टिक विस्फोटक की मशीन नष्ट कर दी गई है और इसी परिसर में यूरेनियम को घेरने वाला उपकरण बनाया जाता था, जो अब नहीं बन सकता। ईरान ने युद्ध छिड़ने से पहले अपने नूर 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान का नूर 3 पहले ही धरती के ऊपर मौजूद है, जो 5 मीटर इमेजिंग रेजोल्यूशन की तस्वीरें भेज रहा है। अमेरिका ने भी ईरान के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। नवंबर की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर भेजे गए थे। अब ये बॉम्बर बार बार उड़ान भरकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के लिए समंदर में बड़ी तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई डिस्ट्रॉयर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के MQ-4C ड्रोन भी मिडिल ईस्ट पर नजर रख रहे हैं। इस ड्रोन से लेबनान, सीरिया और गाजा पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर निगरानी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने इस बार हमले के लिए अपनी कई नई लोकेशन बनाई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलें सीरिया और इराक में सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा रहा है, जहां से इजरायल पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने माना है कि ईरानी मिसाइल तकनीक बहुत ताकतवर है। इससे मुकाबले के लिए अमेरिका इजरायल को नए सिरे से सोचना होगा।
अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यमन में जिस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं वो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को नए एयर डिफेंस से लैस किया है ताकि मिसाइलों से होने वाली तबाही टाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल के हाइफा में हिज़्ब का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 10 रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने सभी रॉकेट को तबाह करने का भी दावा किया है। इजराइल के हमलों को रोकने के लिए ईरान ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें 7 फ्रंट से इजराइल पर हमले की तैयारी है और इसके लिए 7 ईरानी समर्थित संगठनों को एकजुट किया गया है और इस हमले की कमान IRGC को सौंपी गई है। और इसके अलावा ईरान और रूस से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। मोसाद को ईरान के खुफिया प्लान की भनक लग चुकी है। अब इजराइल ने सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए अमेरिका से डिफेंस सिस्टम मंगाए हैं। यानी अरब में युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो सकता है जिसमें इजराइल को एक साथ ईरान समर्थित 7 संगठनों से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। और इस युद्ध का एपिसेंटर सीरिया बनने जा रहा है क्योंकि वहां ईरानी प्रॉक्सी से जुड़े लड़ाके हजारों की संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं। लेबनान के बाद सीरिया सुलग रहा है क्योंकि इजराइल सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जैसे ही हमले का पैटर्न बदला वैसे ही मोसाद एक्टिव हो गया और उसने नए ब्लूप्रिंट की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मोसाद ने जो इनपुट IDF को दिया है उसके मुताबिक अब अरब में सीरिया वॉर का एपिसेंटर बन चुका है। ईरानी प्रॉक्सी लड़ाके सीरिया पहुंच रहे हैं, अलग अलग गुटों में मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यानी अब सीरिया से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है जिसमें कताइब हिजबुल्लाह को कमान सौंपी गई है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के भी तेवर आक्रामक हो गए हैं। ये सभी मिलकर हिजबुल्लाह की मदद के लिए तैयार हैं। यानी अब इजराइल पर कई फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं जिसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को मिसाइलें सप्लाई की जा रही हैं। हमास से लड़ाके इजराइल में फिर से घुसने की तैयारी में हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर फिर से बेस बना लिए हैं, जबकि सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस हमले के लिए एकदम तैयार हैं। इसी दौरान गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह और सीरिया दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं जिससे वहां भीषण युद्ध छिड़ गया है। लेकिन इजराइल के लिए संकट सिर्फ इतना भर नहीं है। लाल सागर में हूती बड़ा सिरदर्द बन चुका है जो यमन से लगातार टास्क फोर्स और कारोबारी जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती ने अब्राहम लिंकन समेत अमेरिका के 5 युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अमेरिका पलटवार में हमले नहीं कर पाया है क्योंकि उससे खतरा है कि कहीं इजराइल पर बड़ा हमला न हो जाए। इसलिए उसने अपने युद्धपोत भूमध्य सागर में लगा दिए हैं। खमनई के ऐलान पर सारे प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं और सेंटर पॉइंट सीरिया को बनाया है। IRGC कमांडर इस्माइल कानी भी सीरिया में मौजूद है जिन्हें इजराइल पर स्पेशल ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है। वो लगातार प्रॉक्सी गुटों में लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए ईरान भेज रहे हैं।
जबकि हथियार का इंतजाम ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया से किया जा रहा है। यहां से बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप सीरिया पहुंचाई जा रही है। मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस नए ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है, जिससे आईडीएफ ने गोलन हाइट्स पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है, जबकि इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल में तबाही के टारगेट फिक्स कर दिए हैं, जहां सीरिया से मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। पहला टारगेट है हाइफा पोर्ट, जो भूमध्य सागर के पास पड़ता है। इसी पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा जरूरी सामान इजराइल पहुंचता है। दूसरा टारगेट इजराइल का अशदोद पोर्ट है, जहां हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। और इसके अलावा तीसरा टारगेट हादेरा पावर स्टेशन है, जिससे तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस तक पावर सप्लाई होती है। चौथा टारगेट रमात डेविड एयरबेस है, जहां फाइटर जेट की तैनाती है। पांचवा टारगेट पेंग्रियान एयरपोर्ट है। इस जगह से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती है। जबकि छठा टारगेट नेवातिम बेस को बनाया है, जिससे वहां रखे हाईटेक हथियारों को तबाह कर सके। सातवां टारगेट है इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर। सोचिए अगर वहां मिसाइल गिरी तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। पिछले 48 घंटे से इजराइल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें दमिश्क के आसपास मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जिसमें हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस सेंटर और हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम ध्वस्त कर दिया। इन्हीं जगहों से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी थी। इजराइल ने हमले में 15 लड़ाके मारने का दावा किया है। दरअसल इजराइल ने पलटवार इसलिए किया क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ मिलाकर इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल पर हमले कर रहे थे। ये इलात पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो है। ड्रोन हमले से इलात में सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने दावा किया है कि सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले से भारी तबाही का दावा किया है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने हमले किए, दूसरी तरफ हूती ने लाल सागर में कोहराम मचाया, जिसके कुछ घंटे बाद यमन में हूती ने रैली निकाली और अमेरिका के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल खामनेई ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसका पैटर्न है कि पहले हमला करो, फिर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जिससे अगर ईरानी प्रॉक्सी पर हमला होता है तो इस्लामिक देशों को एकजुट किया जा सके। हमलों के लिए आईआरजीसी ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है, जो सारे प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके एक साथ कई फ्रंट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। उधर इजराइल ने कई ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, जबकि अमेरिका से नैसम्स और पैट्रियट की बड़ी खेप मांगी है। पिछले कुछ वक्त में ईरानी प्रॉक्सी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें प्रॉक्सी न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमला ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे ईरान ने इजराइल को दहलाया था। मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को मिसाइल की बड़ी खेप सप्लाई कर दी है, जिसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 1 और शहाब 2 के अलावा फतेह 110 और फतेह 313 शामिल हैं। इसके अलावा जिहाद, जुल्फिकार, इमाद, गदर के साथ सेजिल और रेजवान हैं, जबकि क्रूज मिसाइल में या अली, पावे, नूर, हैदर और आसिफ हैं। ईरान ने फतेह मिसाइल की एक खेप कताइब हिजबुल्लाह को भेजी है, जो इराक से सीरिया होते हुए लेबनान हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाई जा रही है। हूती को ईरान से एंटी शिप मिसाइलें दी गई हैं, जिससे टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में है जहां विनाश या शांति ही दो विकल्प बचे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं अपनाया गया, बल्कि दोनों ही विकल्प अपनाए जा रहे हैं। रणभूमि पर रूस की रणनीति एक्शन वाली है तो यूक्रेन की रणनीति जवाबी कार्रवाई वाली है। लेकिन हालात शुरुआती दौर जैसे नहीं है, क्योंकि इस रणनीति पर ट्रंप का असर साफ साफ नजर आ रहा है। और जहां ट्रंप का असर दिखे वहां ट्रंप के जानी दुश्मन ईरान की भूमिका होना तय है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जंग के बीच हुए विस्फोटक खुलासों से समझ लीजिए, जिसे हमने एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया है। महाशक्तियों के टकराव का ये वो केंद्र है जो सीरिया के बाद दूसरे लंबे युद्ध का केंद्र बन गया है। लेकिन सीरिया के मुकाबले युद्ध के रिकॉर्ड सालों की संख्या कम होते हुए भी ये वो क्षेत्र है जहां तबाही ने सीरिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या ये हो पाएगा, या फिर इस तबाही में खलल पड़ेगा? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के बाद अचानक युद्ध क्षेत्र में बदलाव महसूस होने लगा है। जो अमेरिका यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खुले तौर पर जेलेंस्की के मुखौटे के पीछे लड़ रहा है, वो अब जेलेंस्की को ही डराने लगा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. बदल गए समीकरण, यूक्रेन युद्ध में नया चरण। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन में जारी युद्ध का ये नया चरण है। और इस नए चरण की मुनादी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हो गई थी। इसलिए यूक्रेन की जमीन पर अब जो भी हो रहा है वो बदले हुए समीकरणों का नतीजा है, जिसके मायने भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रणभूमि के समीकरण को गढ़ने वाली रणनीति समझ लीजिए। नंबर 1, अमेरिका और ईरान में तल्खी। नंबर 2, ईरान और रूस के मजबूत संबंध। नंबर 3, ट्रंप की जीत से ईरान को भविष्य का डर। नंबर 4, जेलेंस्की के रवैये पर ट्रंप की नाराजगी। और नंबर 5, अतीत में नेटो पर ट्रंप का रुख। नतीजतन युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए भविष्य के अनुमान में जो दिख रहा है वो रणभूमि में तब्दील यूक्रेन और उसके सहयोगी नेटो समेत पूरे यूरोप के लिए संकट का माहौल है, जिसके प्रमाण वो गुप्त जानकारी है जो सार्वजनिक है, फिर भी उस पर दावे तो नहीं किए जा सकते। इसलिए हम आपको भी उस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन ने इस समय जंग की रफ्तार बढ़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा लेने ईरानी मिलिशिया ने मोर्चा संभाल लिया है। और युद्ध से बुरी तरह प्रभावित यूरोप ने अब जंग के अंत की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब ये जानकारी बदले समीकरणों के पैमाने पर क्या सटीक बैठती है, इसे भी जान लीजिए, जिसमें शुरुआत युद्ध की गति से होती है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले की गति 300% बढ़ा दी है। इन हमलों में रूस ने ड्रोन से हमले 44% तेज कर दिए हैं। वहीं पहले के मुकाबले रूस ने 73% बारूद का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है, जिसमें मुकाबले के लिए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन प्रश्न ये है कि युद्ध से प्रभावित जिस रूस ने उत्तर कोरिया से हथियार सप्लाई किए, जिस रूस ने अपने हथियारों के बजाय अपने पक्ष में खड़े मददगारों से ग्रे रूट पर सप्लाई हुए हथियारों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया,
वो रूस युद्ध की गति कैसे बढ़ा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है सैन्य क्षमता में आई कमी को ट्रंप विरोधियों से पूरा करके। खबर के मुताबिक रूस की तरफ से यूक्रेन में बारूदी तबाही को अंजाम देने के लिए ईरानी मिलिशिया पहुंच चुके हैं और ये ईरान समर्थित वो समूह है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए थे। इनमें अंसार अल्लाह, असैद अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, ज़ैनूबियन ब्रिगेड, फतेह मियाउन डिवीजन, अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार शामिल हैं। तो क्या रूस का प्लान ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने का है, या फिर यह कार्रवाई यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के प्लान के एग्जीक्यूशन की वजह से हो रही है? यह प्रश्न उठना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इन प्रश्नों का उत्तर मिलना। हालांकि उत्तर पुख्ता तौर पर नहीं मिलना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के चुनाव जीतते ही यूक्रेन में युद्ध निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने का समय आ चुका है, जिसके कुछ प्रमाण सार्वजनिक हो चुके हैं। जिसमें पहला बदलाव रूस का ओडेसा पर हमला है, तो वहीं रूसी रोबोट्स के सामने यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर भी। इसके अलावा यूक्रेनी सेना कुराखोव में घिर चुकी है, जबकि डॉनबास के ही 5 क्षेत्रों में रूस की सेना को जीत मिली है। इनके अलावा ब्रियांस्क में 12 ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस को नुकसान नहीं हो रहा। चासिव यार में रूस को जहां बढ़त मिली है, वहीं खार्किव में रूस को नुकसान हुआ है, जबकि क्रास्नोदर की एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने हमला किया है। लेकिन जंग में हमलों की गति बढ़ने का एक और समीकरण दिख रहा है, जिसका मकसद है युद्ध विराम की तैयारी, जिससे यूक्रेन को यथास्थिति में नुकसान होने की आशंका है और समीकरण बना है ट्रंप की जीत के बाद। लेकिन कैसे बना यह समीकरण, इसे भी जान लीजिए। युद्ध के निर्णायक दौर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और आधिकारिक रूप से दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान शोल्स ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया है। इस आग्रह को जर्मनी ने स्थायी शांति की दिशा में उठाया पहला कदम बताया है। हालांकि ओलाफ शोल्स और डोनाल्ड ट्रंप की करीबी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए इस चर्चा और आग्रह को अब पूरी दुनिया अलग नजरिए से देख रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष की समाप्ति की दिशा में ट्रंप ने अपने कदम सत्ता संभालने से पहले ही बढ़ा दिए हैं। लेकिन क्या रूस मानेगा और क्या ज़ेलेंस्की यथास्थिति युद्ध विराम को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इधर पुतिन यूक्रेन के सरेंडर के लिए नया प्लान बना चुके हैं और इसके लिए पुतिन अब ब्लैक सी पर फोकस कर रहे हैं। रूस को इस बात का एहसास है कि अगर ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन की सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया जाए तो ज़ेलेंस्की की ताकत आधी हो जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। यूक्रेन भी पुतिन के खतरनाक इरादे को भांपकर ब्लैक सी में बड़े हमले कर रहा है, लेकिन पुतिन ने ब्लैक सी पर कब्जे के लिए जो नया ब्लूप्रिंट बनाया वो कहीं ज्यादा घातक है। इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ब्लैक सी में युद्ध का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। ब्लैक सी पर रूस ने एक बार फिर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर ली है।
पुतिन ब्लैक सी में नेटो का गढ़ नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए रूस ब्लैक सी की घेराबंदी करके यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी घुटनों पर लाना चाहता है। दूसरी ओर यूक्रेन ब्लैक सी में लगातार रूस को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में उस बंदरगाह पर बमबारी की जहां रूस ने अपनी फ्लीट को मूव किया है। रूस को नोवरोसिस्क बंदरगाह को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने यह ड्रोन हमले उन आशंकाओं के बाद किए जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस ब्लैक सी में अपने इस बंदरगाह में अपने बेड़े को बढ़ाकर यूक्रेन की नई सिरे से घेराबंदी कर रहा है। कुछ दिन पहले भी रूसी बंदरगाह के तेल डिपो पर ज़ेलेंस्की की सेना ने हमला किया था, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ था। नोवरोसिस्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए। ड्रोन अटैक में 35 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद इस इलाके में यातायात ठप हो गया। ब्लैक सी में नेटो की ताकत के दम पर यूक्रेन और ज्यादा ड्रोन अटैक ना कर सके, इसके लिए अब काला सागर में रूस ने माइंस और मिसाइलों का जखीरा उतार दिया है। ब्लैक सी में बहुत सारी माइंस हैं। यूक्रेन की नौसेना का मानना है कि ब्लैक सी में 400 माइंस को क्लियर करने में यूक्रेन को 5 साल लग जाएंगे। कुछ दिन पहले तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया ने काला सागर में डीमाइनिंग का अभियान शुरू किया था ताकि नेटो से यूक्रेन को खाद्यान्न की सप्लाई आसानी से हो सके। लेकिन समुद्र की माइंस जमीन की तुलना में काफी जटिल होती हैं। उधर रूसी सेना ब्लैक सी में तैनात अपनी कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले करने को तैयार है। रूस ब्लैक सी में तैनात अपने युद्धपोत से यूक्रेन पर 90 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। रूस की कैलिबर मिसाइलें ले जाने वाली पनडुब्बियां हर समय काला सागर में मौजूद रहती हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले रूस ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों से 28 कैलिबर मिसाइलें लॉन्च की थी। रूस आमतौर पर TU-95, TU-22 और TU-160 बम वर्षकों के जरिए कैलिबर मिसाइलें दागता है, जिससे दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यूक्रेन को डर है कि रूस एक बार फिर ब्लैक सी से उसके इलाकों पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। रूस अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इसके लिए ब्लैक सी से यूक्रेन का पूरी तरह कनेक्शन काटने की भी योजना है। अगर काला सागर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया तो पूर्वी यूरोप का सप्लाई रूट पूरी तरह कट जाएगा। फिर नेटो को भी बैकफुट पर आना पड़ सकता है। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कटने का मतलब है काला सागर पर रूस का वर्चस्व हो जाएगा। जब से काला सागर में रूस यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का हजारों टन अनाज सड़ गया, क्योंकि रूस ने अनाज बाहर ले जाने के लिए यूक्रेन को रूट नहीं दिया, ना ही उसने दूसरे मुल्कों को इस रास्ते से जाने की मंजूरी दी। अमेरिकी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को मारने की साजिश रची गई थी। ये साजिश ईरान ने तैयार की थी और हमलावर ट्रंप के पीछे लग चुके थे। अमेरिकी सरकार ने इस जानकारी के बाद ईरान को चेतावनी दी थी। अब ईरान ने अमेरिका से तनाव खत्म करने के लिए संदेश भेजा और सफाई दी है कि ट्रंप की हत्या ईरान का मकसद नहीं है। ईरान कभी भी ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा।
Atlantic, maybe the Pacific. याद है वो दिन जब बाल बाल बच गए थे ट्रंप। तेरह जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। हमलावर मारा गया था, लेकिन खतरा फिर भी नहीं टला, क्योंकि अमेरिका से बहुत दूर एक देश में रची जा रही थी ट्रंप की हत्या की साजिश। वो देश था ईरान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ट्रंप को मारने की प्लानिंग ईरान में की जा रही थी। FBI ने फरहाद शकेरी, कार्लिस्ले रिवेरा और जोनाथन लोड होल्ट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि IRGC ने फरहाद शकेरी को ट्रंप को मारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उसे $5 लाख की पेशकश की गई थी। इजराइल की मदद तो बाइडेन सरकार कर रही है, लेकिन ईरान ट्रंप से इंतकाम लेना चाहता था। इसकी वजह है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए कई बरसों से रणनीति तैयार कर रहा है। दावा है कि अब चुनाव प्रचार के दौरान ईरान के पास हमला करवाने का बहुत बड़ा मौका था। और अब एक ऐसे देश से जुड़ी खबर जिसे रूस ने राष्ट्र की मान्यता दी हुई है, जबकि कई देश अभी भी उसे जॉर्जिया का हिस्सा मानते हैं। और उस देश का नाम अबखाजिया है, जहां महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसकर कब्जा कर लिया है, और इसके पीछे की वजह इस रिपोर्ट में आप जान लीजिए। Я думаю, что вы не должны уходить с этой площади. ये अबखाजिया है। 2008 से रूस ने इसे स्वतंत्र देश घोषित किया हुआ है, जबकि जॉर्जिया इसे अपना हिस्सा बताता है। रूस के साथ मौजूदा सरकार के रिश्तों को लेकर संसद में कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। अब रूस के सामने एक इन्वेस्टमेंट डील को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हालात इस कदर जा पहुंचे हैं कि विपक्ष के उकसाने पर उनके समर्थक संसद में जबरन घुस गए। पहले ट्रक से मुख्य गेट तोड़ा और फिर हजारों की भीड़ संसद में जा घुसी। संसद पर कुछ घंटों के लिए भीड़ ने कब्जा कर लिया। वो लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालात ऐसे थे कि सुरक्षाकर्मी भी भीड़ के आगे बेबस नजर आ रहे थे। आर्मी के ट्रक में छुपकर वो जान बचाकर वहां से भागे। बाद में उसी ट्रक पर भीड़ ने कब्जा कर लिया और संसद में ट्रक लेकर घुस गए। हालांकि कुछ घंटों बाद अब खास स्पेशल फोर्स ने भीड़ को वहां से हटाकर संसद की सुरक्षा को अपने नियंत्रण में ले लिया। अबखाजिया में बचे इस कोहराम पर रूस ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का हल निकाल लेगा, जिससे अबखाजिया में स्थिरता आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या अमूल यूरोप में प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? 75% यस, 25% नो। क्या गंभीर टीम इंडिया के मुख्य कोच बने रहेंगे? 80% यस, 20% नो। क्या दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन नियम? 65% यस, 35% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.